ऐसी शख्सियत जिसके विराट प्रतिभा और ज्ञान के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां फीकी हों, जिनके मानवीय मूल्यों, राष्ट्र के प्रति सजग चिंता और देशभक्ति के आगे तमाम मानदंड और दावे बौने पड़ जाते हों, राष्ट्र के ऐसे महामानव के रूप में अवतरित, प्रकृति का रुख मोड़ देने वाले, विज्ञान और परमाणु मिसाइल के प्रतीक पुरुष, जिनकी याद में स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस मनाता हो, हिंदुस्तान और इसके युवाओं के सुनहरे भविष्य की चिंता में हमेशा लीन रहकर अपने सभी निजी सुख सुविधाओं की बलि देकर देश में मिसाइलों का अंबार लगा देने वाले, देश दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पायलट बनकर आकाश चूमने का ख्वाब लिए बिखरी जुल्फों वाले अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। कलाम का शुरुआती जीवन मुफलिसी के अलावा संघर्षों की क्रूर बलिवेदी पर आहुति बनकर बीता। आलम ये रहा कि ये आत्महत्या की जद तक चले गए। क्या भयावह मोड़ रहा होगा वो। अपने स्कूली दिनों में कलाम साहब समाचार पत्र बेचकर अपने परिवार का सहयोग करते थे। रामेश्वरम से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। हालांकि ये लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, इस पद को पाने से चूक गए, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद ये DRDS के सदस्य बने और एक छोटी होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने के साथ अपने करियर की शुरुआत की। साल 1969 में अब्दुल कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इन्होंने स्वयं को भारत के मिसाइल मैन के रूप में स्थापित किया। साल 1980 में ये भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट मैनेजर बने। साल 1982 में भारत के प्रधानमंत्री और DRDO के सचिव के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने। इसके अलावा इन्होंने राजगोपाल चिदम्बरम के साथ पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में भी काम किया। मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने रहने से भारतीय लोगों को भी अब्दुल कलाम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिली। इसके साथ ही ये भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय वैज्ञानिक बन गए। इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम ने मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट सोमाराजू के साथ मिलकर एक सस्ते कोरोनरी स्टेंट का आविष्कार किया। इसके बाद इन लोगों ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए कलाम राजू टैबलेट नाम की एक टैबलेट PC भी डिजाइन की। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के विकास में अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण ही इन्होंने भारत के मिसाइल मैन के रूप में ख्याति अर्जित की। इनकी लोकप्रियता, उदारता, मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी संवेदना, देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा और युवाओं के सबसे बड़े आदर्श होने के नाते साल 2002 में सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से एक मत होकर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब कलाम साहब का व्यक्तित्व तो इतना विराट हो गया कि इनके आगे उपलब्धियां और पुरस्कार सब छोटे लगने लगे। इसके बावजूद इनके साथ पुरस्कारों और अन्य उपलब्धियों की झड़ियां लगातार लगती चली गई, जिसमें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न साल 1997, पद्म विभूषण 1990, पद्म भूषण 1981,
समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इसके अलावा अब्दुल कलाम को एक अंतरिक्ष से संबंधित परियोजना में प्रबंधन और नेतृत्व के लिए नेशनल स्पेस सोसाइटी की ओर से वॉन ब्राउन अवार्ड सन 2013 से भी सम्मानित किया गया। वहीं 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। कलाम की याद में 26 मई को स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि साल 2005 में इसी दिन 26 मई को वे विदेश का दौरा करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। कलाम साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्हें एडिनबर्ग और ऑकलैंड विश्वविद्यालय समेत लगभग 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे सक्रिय राष्ट्रपति थे। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 175 दौरे किए, जिसमें से सिर्फ 7 विदेशी दौरे थे। वे लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में गए। इंसानों की छोड़िए जनाब, कलाम साहब वो शख्सियत थे जिनका ख्याल प्रकृति भी रखती थी। 15 अगस्त सन 2003 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के लॉन में हमेशा की तरह एक चाय पार्टी का आयोजन किया, जिसमें करीब 3000 लोगों को न्योता दिया गया। आलम ये रहा कि सुबह 8 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसने रुकने का नाम नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी परेशान हो गए। इतने सारे लोगों को भवन के अंदर चाय पिलाई नहीं जा सकती। आनन फानन में 2000 छातों की व्यवस्था भी की गई। दोपहर 12 बजे जब उनके सचिव उनसे मिलने गए तो कलाम ने कहा, क्या लाजवाब दिन है, ठंडी हवा चल रही है। सचिव ने कहा, आपने 3000 लोगों को चाय पर बुला रखा है, इस मौसम में उनका स्वागत कैसे किया जाएगा? कलाम ने कहा, चिंता मत करिए, हम राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों को चाय पिलाएंगे। फिर सचिव ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा 700 लोगों को ही अंदर ला सकते हैं। मैंने 2000 छात्रों का इंतजाम तो किया है, लेकिन ये भी शायद कम पड़ेंगे। कलाम ने उनकी तरफ देखा और बोले, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर बारिश जारी रही तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे ही ना। सचिव को परेशान देख कलाम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने ऊपर बात कर ली है। ठीक 2 बजे अचानक बारिश थम गई, सूरज निकल आया। ठीक 5:30 बजे कलाम साहब परंपरागत तरीके से लॉन में पधारे, अपने मेहमानों से मिले, उनके साथ चाय पी और सबके साथ तस्वीरें भी साझा की। 6:15 बजे राष्ट्रगान हुआ। जैसे ही कलाम राष्ट्रपति भवन की छत से नीचे उतरे, फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजी पत्रिका वीक के अगले अंक में एक लेख में छपा, कुदरत भी कलाम पर मेहरबान। ऐसे ही साल 2005 में जब परवेज मुशर्रफ भारत आए तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले। मुलाकात से एक दिन पहले कलाम को उनके सचिव ने बताया, सर कल मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। फिर सचिव ने कहा, वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कलाम ने उनकी तरफ देखा और कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन जब परवेज मुशर्रफ मिलने आए तो कलाम ने उनका स्वागत किया और 30 मिनट की इस मुलाकात में कलाम ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति महोदय, भारत की तरह आपके यहाँ भी बहुत इलाके ग्रामीण होंगे। आपको नहीं लगता कि हमें उनके विकास के लिए जो कुछ संभव हो करना चाहिए? जनरल मुशर्रफ हाँ के अलावा और कुछ कह न सके। कलाम ने आगे कहना शुरू किया, मैं आपको संक्षेप में पूरा के बारे में बताऊंगा। पूरा का मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरियाज।
कलाम ने अगले 26 मिनट तक मुशर्रफ को प्लाज्मा स्क्रीन पर पूरा मकसद समझाया और अगले 20 सालों में दोनों देश इस माध्यम से किस तरह से प्रगति हासिल कर सकते हैं यह भी बताया। 30 मिनट तक मुशर्रफ ने सुनने के बाद धन्यवाद किया और कहा, राष्ट्रपति महोदय, भारत भाग्यशाली है कि उसके पास आप जैसा एक महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। कलाम साहब ने वहां भी दिखाया कि वो वैज्ञानिक के साथ साथ कूटनीतिक भी हैं। कलाम साहब की जीवन शैली के बारे में बात करें तो उन्हें औपचारिक मौकों से चिढ़ थी, जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़े जिनमें वो अपने आप को असहज महसूस करें। सूट पहनना तो उन्हें कभी भी रास नहीं आया। यहाँ तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट शू ही पहनना पसंद करते थे, जिसका आलम ये रहा कि जब साल 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया तो वे घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास ना तो शूट है और ना ही जूते, मेरे पास तो मेरी सिर्फ चप्पल है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालात में वहां पहुंचो। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा ने अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखा, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का कलाम से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने के बजाय तपाक से उन्हें गले लगा लिया। ये नजारा देखते ही इंदिरा गांधी मुस्कुराई और शरारती अंदाज में बोली, अटल जी कलाम मुसलमान हैं। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक हैं। बाद में जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार करने के लिए समय मांगा। अगले दिन कलाम ने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकार किया कि रक्षा, शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा दे सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट से साफ हो गया कि कलाम मंत्री क्यों नहीं बने। 10 जून 2002 को APJ अब्दुल कलाम को संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे बात करना चाहता है, आप तुरंत कुलपति के दफ्तर में पहुंचिए। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी जी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूँ बल्कि ब्रह्मचारी भी हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद फिर वही समस्या आई कि कलाम जी पहनेंगे क्या, क्योंकि बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में वो सब नहीं पहन सकते थे। राष्ट्रपति भवन के दर्जी ने एक दिन आकर उनकी नाप ले ही डाली। कुछ दिनों के बाद दर्जी कलाम के लिए 4 बंद गले के सूट सिलकर ले आया, लेकिन वो सूट पहनकर कलाम खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि अब इसमें आखिर क्या किया जाए। फिर कलाम ने खुद ही सलाह दी कि आप गर्दन के पास थोड़ा इसे काट दीजिए। इसके बाद से इस कट के सूट को
कलाम कट शूट कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, कलाम साहब को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। वो टाई को पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र मानते थे। उन्हें रुद्रवीणा बजाने का बड़ा शौक था। वो वॉक करना भी पसंद करते थे। वो सुबह 10 बजे या दोपहर 4 बजे जरूर वॉक किया करते थे। वे अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे, इसलिए उनके लंच में अक्सर देरी हो जाया करती थी। उनका लंच शाम 4 बजे हुआ करता था और डिनर अक्सर रात 12 बजे के बाद। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज अदा करते थे। वो अक्सर गीता और कुरान पढ़ा करते थे। वे पक्के शाकाहारी थे और उनका शराब से कोई वास्ता नहीं था। पूरे देश में निर्देश भेज दिए गए थे कि कलाम जहां भी ठहरे उन्हें सादा शाकाहारी खाना ही परोसा जाए। उनको महामहिम या हिज एक्सीलेंसी कहलाना भी कतई पसंद नहीं था। कलाम द्वारा बीजेपी की समान नागरिक संहिता की मांग का समर्थन करने पर कुछ लोगों को अखरा भी। वहीं वामपंथियों और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को कलाम का सत्य साईं बाबा से मिलना भी रास नहीं आया। उनकी शिकायत थी कि वैज्ञानिक सोच की वकालत रखने वाला शख्स ऐसा कर लोगों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहा है। कलाम ने स्वच्छता और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए अपने परिजनों को भी सुविधा और सरकारी सेवाओं से दूर रखा। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजी मुथु मराइकयार से बहुत प्रेम था, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी अपने साथ राष्ट्रपति भवन में नहीं रहने के लिए कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन तब दिल्ली में काम कर रहा था, लेकिन वो उस समय मुनीरिका में किराए के एक मकान में रहता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया, जो 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम ने उन सभी के राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से अदा किया, यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा। वो लोग एक बस से अजमेर शरीफ दर्शन के लिए भी गए, जिसका किराया स्वयं कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। साल 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु मराइकयार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए। सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन कर परिवार की हर तरह से मदद करने की पेशकश की। तो कलाम ने उनको कहा कि मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थ यात्री की तरह हज करने दें। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार भोज का आयोजन यह कहते हुए नहीं किया कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें, वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं। इसके बदले भोज में होने वाले खर्च में अपने पास से 1 लाख रुपए और लगाकर करीब 3.5 लाख रुपए का सामान राष्ट्रपति भवन की ओर से 28 अनाथालयों में बंटवाया और हिदायत दी कि किसी को इस बात का पता न चले कि ये पैसे कलाम ने दिए हैं। कलाम के उच्चादर्श नैतिकता और मानवीय मूल्यों के अलावा एक बार उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता भी उजागर हुई, जब उन्होंने 22 मई की आधी रात को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्वीकृति दी। उस वक्त वो रूस की यात्रा पर थे। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के बहुमत न मिलने पर राज्यपाल बूटा सिंह ने बिना सभी तथ्यों की पड़ताल किए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी और उसे तुरंत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए फैक्स के जरिए मॉस्को भेज दिया। कलाम उन दिनों अपने विदेश दौरे पर मॉस्को में थे। कलाम ने इस सिफारिश पर रात 1:30 बजे बिना किसी लाग लपेट दस्तखत कर दिए, जिसके 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार और खुद कलाम की बड़ी किरकिरी हुई। इसका जिक्र कलाम ने खुद अपनी किताब अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस में किया,
कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतना आहत हुए कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा देने का मन बना लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें ये कहकर ऐसा न करने के लिए मनाया कि इससे देश में बवंडर खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के मानवीय पक्षों की बात करें तो एक बार वे ठंड के दिन में राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड कांप रहा है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगाने की व्यवस्था करवाई। ऐसे ही एक बार उन्होंने मुगल गार्डन में टहलने के दौरान देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर मोर की जांच करने के लिए कहा। जांच में पाया गया कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। इसके अलावा मोर कुछ भी खा पी नहीं रहा था, उसे बहुत तकलीफ थी। कलाम के कहने पर डॉक्टर ने उस मोर की इमरजेंसी में सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाला। इसके बाद उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद फिर उसे मुगल गार्डन में आजाद किया गया। कलाम साहब सितंबर 2000 में तंजानिया की यात्रा पर गए, जहां उन्हें पता चला कि वहां जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चे बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपने किसी सहयोगी से कहा कि किसी भी तरह इन बच्चों और उनकी माओ को तंजानिया से हैदराबाद लाने की व्यवस्था करो। उसके बाद केयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सोमा राजू से बात की और वहां के प्रमुख हार्ट सर्जन बच्चों का मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद तंजानिया से 24 बच्चों और उनकी माओ को हैदराबाद लाया गया, जिनका केयर फाउंडेशन ने करीब 50 लोगों के ठहरने और खाने की मुफ्त व्यवस्था की। ये सभी लोग हैदराबाद में 1 महीने रुककर इलाज कराए। उसके बाद सकुशल तंजानिया वापस लौटे। अपने 74वें जन्मदिन पर कलाम ने उन्हीं हृदय रोग से पीड़ित बच्चों से मुलाकात की और हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें टॉफी का एक डिब्बा गिफ्ट किया जिन्हें वे दिल्ली से लेकर गए थे। इतना ही नहीं, जब कलाम का कार्यकाल खत्म होने लगा तो उन्होंने 1971 की लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मुलाकात की। फरवरी 2007 में उनसे मिलने के बाद कलाम को लगा कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दे दी गई है, लेकिन उनके साथ मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं नहीं दी गईं। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में काम किया और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों का भुगतान कराया, जिस दिन से उन्हें यह पद दिया गया था। देश और युवाओं की भलाई के लिए सदा समर्पित कलाम अपने आप को यूं ही मरते दम तक न्यौछावर करते रहे। 17 जुलाई 2015 को शिलांग में लेक्चर देते समय कलाम साहब को दिल का दौरा पड़ा और वे हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। देश उनके अपूरणीय योगदान को याद रखेगा और उनका विराट व्यक्तित्व समूचे देश की प्रगति में हमेशा ऊर्जा देने का काम करेगा। इसके बावजूद भी उनकी अपूरणीय क्षति पूरे देश को हमेशा महसूस होगी।